हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली और मैं आज चैप्टर 3 अतीत में दवे पाओ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो ओम थानवी जी के द्वारा लिखा गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पर्वती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो और त्राम काल के शहरों में सबसे बड़ा है। वे सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चौक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि वे अपने दौर में वे घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले ये आज के महानगर की परिभाषा को भी लादता होगा। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग को बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो अभी पाकिस्तान में है, पहले ये हिंदुस्तान में थे, लेकिन जब से विभाजन हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तब से ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला, वर्तमान समय में अब ये मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में ही है। तो बोला गया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो प्राचीन भारत, मतलब जब विभाजन नहीं हुआ तो उससे पहले ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जो है बहुत ही पुराने दो शहर माने जाते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता चलती थी उस समय के दौर के ये शहर थे। जब खुदाई की गई तो खुदाई करने से ऐसे बहुत सारे शहर जो है पुराने सामने आते, बहुत सारे पुराने शहर के बारे में हम लोग को पता चला। लेकिन मोहनजोदड़ो जो है उन सारे शहरों में सबसे बड़ा था। उसके बाद वो उत्कृष्ट भी था, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता से दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे खुदाई भी व्यापक रूप से किया गया, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ पे खुदाई की गई। और जब खुदाई की गई तो उसमें बहुत सारे क्वांटिटी में, बहुत बड़ी तादाद में जो है इमारतें मिली, सड़कें मिली, बहुत सारी मूर्तियाँ जो पत्थर की बनी हुई थी या कुछ मूर्तियाँ जो धातु की बनी हुई थी वो सब मिली, मोहरे मिले। फिर सजने के लिए या सजाने के लिए घरों को जो भी सामानों को प्रयोग किया जाता है वो सारे सामान मिले। फिर बच्चों के खिलौने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो का जो सभ्यता था उसका अध्ययन कर पाना वहाँ पे संभव हो पाया। वहाँ से सैकड़ों मील दूर, मतलब वहाँ से काफ़ी दूर हड़प्पा नाम का जो शहर था, वहाँ पे ज़्यादातर साक्ष्य, मतलब ज़्यादातर प्रूफ या ज़्यादातर चीज़ें हम लोग को नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ पे रेल लाइन बिछा दी गई थी। तो वहाँ पे विकास हो रहा था, हड़प्पा का डेवलपमेंट हो रहा था, तो डेवलपमेंट के चलते वहाँ पे रेल लाइन बिछा दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे खुदाई कर पाना संभव नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग को ज़्यादातर चीज़ वहाँ से नहीं मिल पाई। मोहनजोदड़ो के बारे में भी ऐसी धारणा है लोगों की, ऐसी मान्यता है कि वो अपने दौर के समय जो है, जब सिंधु घाटी सभ्यता चलती थी उस समय वो केंद्र रहा होगा उसका, मतलब क्योंकि वो सबसे बड़ा शहर है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें पाई गई, तो ऐसा माना जाता है कि कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय का वो केंद्र रहा होगा, या फिर कह सकते हैं कि राजधानी रही होगी। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम लोग को बताया जा रहा है शहर के बारे में कि जो मोहनजोदड़ो शहर है उसकी एरिया कितनी है, मतलब वो कितना दूर तक फैला हुआ था। तो 200 हेक्टेयर तक की ज़मीन थी और वहाँ पे आबादी, मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 85,000 थी, मतलब 85,000 थी। तो वहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए, वहाँ की जनसंख्या को देखते हुए 5,000 पहले भी हम कह सकते हैं कि वो महानगर की परिभाषा को लाद देता था, मतलब महानगर की जो परिभाषा है उसको पहले ही वो पार कर चुका था, जबकि ये 5,000 साल पहले की बात है। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की
दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। इसमें हमें बताया जा रहा है कि सबसे वाला दिलचस्प सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मैदान की संस्कृति थी, जबकि दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जाए तो मोहनजोदड़ो में बहुत सारे छोटे मोटे टीले बने हुए थे। तो ये मोहनजोदड़ो जो थे छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, इसके ऊपर स्थित था। ये जो टीले थे वो प्राकृतिक नहीं थे, पहले से ही नहीं बने हुए थे नेचुरली, जबकि इसमें दोनों तरफ की ईंटें थी, कुछ कच्ची ईंटें थी, कुछ जो है कह सकते हैं कि मिट्टी के बने हुए थे, कुछ पक्की थी, सीमेंट वगैरह से बनाए हुए थे। तो इन दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह से वो थोड़ी सी ऊपरी हिस्से में जो है स्थित थी, ताकि सिंधु जो एक नदी का नाम है, तो वहाँ पे सिंधु नदी उससे बगल में बहती थी। तो सिंधु नदी से ओवरफ्लोइंग की वजह से या बाहर आने की वजह से उसकी पानी अगर सिंधु नदी से बाहर निकल भी जाती है तो उसकी वजह से जो घर है उन घरों में पानी ना जा सके, उसको बचा के रखने के लिए उसको छोटे मोटे टीलों पर आबाद करके रखा गया था। मोहनजोदड़ो की खूबी ये है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पिट टिका कर सुस्ता सकते हैं, वे खंडर क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वहाँ पे जो आदिम शहर इतने पुराने जो शहर हैं, उनकी जो भी सड़कें हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं, वहाँ पे जो गलियाँ हैं, उन सब में अभी भी आप घूम सकते हैं। तो वहाँ पे गलियाँ जो है अभी भी ठीक है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे घूम सकते हैं। तो भले ही किसी भी जगह की जो सभ्यता और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के लोग किस प्रकार का नियम का पालन करते हैं या किस तरीके से वो जगह चलती थी, तो किसी भी जगह की सभ्यता और संस्कृति वहाँ पे जो सामान मिले जाते हैं उससे पता लगाया जाता है। मोहनजोदड़ो जो जगह था उसमें जो भी सभ्यता और संस्कृति थी उसका भी पता वहाँ के जगह के पाए जाने वाले सामानों से मिल सकती थी। लेकिन उसको अजायब घर, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम में उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उसको सजा कर रखा गया है भले ही, लेकिन फिर भी शहर जो था वो भी अभी भी वही शहर है। तो आप किसी भी दीवार पर जो है अभी भी वहाँ की जो दीवार इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वहाँ पे आप अपना शरीर का बल देकर वहाँ पे आप खड़े रह सकते हो, उसके ऊपर पीठ देकर। बोलते हैं कि इसमें भले ही जगह खंडर बन चुका हो अभी, लेकिन किसी भी घर की जो देहरी है, किसी भी घर की जो बाउंड्री है, वहाँ पे अगर आप पाँव रखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि वो घर अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। अगर किसी रसोई घर में जाते हो और वहाँ की किसी खिड़की को खोल देते हो तो वहाँ पे आपको जो गंध महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ ही समय पहले वहाँ पे खाना बनाया गया और रसोई घर में। या शहर की किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जा सकती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को ही नहीं उसके पार झाड़ रहे हैं। ये जो शहर है, इस शहर में ऐसे बहुत सारे सुनसान मार्ग है क्योंकि यहाँ पे अभी जो है कोई भी मनुष्य रहता नहीं है, जिसकी वजह से वो जगह पूरा सुनसान है। तो ये सुनसान जगह होने की वजह से वहाँ की जो मार्ग है, वहाँ के जो रास्ते हैं, उन पे अगर आप ध्यान से कान लगाकर सुनोगे तो आपको लगेगा कि शायद बैलगाड़ी चलने से उसकी वजह से जो आवाज़ आती है वो अभी भी आपको सुनाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि उसी के आसपास किसी हिस्से में जैसे कोई बैलगाड़ी सुनाई दे रहा हो। तो अगर आप उस शहर की जो पुरानी तस्वीरों को देखेंगे तो उसमें वहाँ की मिट्टी का रंग जैसा दिखेगा या फिर वहाँ का हालत जैसा दिखेगा, अभी भी वैसा ही है। वो ऐसा लगेगा जैसे कि बैलगाड़ी की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है अगर आप रास्तों पर कान रखेंगे तो
यहाँ पे बोला गया ये बात तो सच है, जिसको हम झूठ नहीं कह सकते, वो ये है कि यहाँ पे जो भी आंगन है उसमें जो भी सीढ़ियाँ हैं वो टूट फूट चुकी हैं, और इन टूटी फूटी सीढ़ियों की मदद से आप कहीं जा तो नहीं सकते। वे आकाश की तरफ तो है, लेकिन आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, मतलब किसी निश्चित जगह तक आपको पहुँचा तो नहीं सकती। लेकिन ये अधूरी जो सीढ़ियाँ हैं, इन पर अगर आप खड़े होते हो तो आप इस बात को महसूस ज़रूर कर सकते हो कि इस दुनिया की छत पर हो, मतलब इस दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो स्तर पर हो, और आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ से सिर्फ इतिहास को ही नहीं बल्कि उसके पार झांक सकते हो, क्योंकि वो बहुत पुराना जगह है, बहुत लंबे समय से वहाँ पे कोई गया नहीं है, जिसकी वजह से आप वहाँ से काफ़ी आसानी से इतिहास को जान सकते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर खड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले बना है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। तो वहाँ पे बोला गया जो चबूतरा है, एक तरह से कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग टाइप का है, तो वहाँ पे जो सबसे ऊंचा चबूतरा है ना, उस सबसे ऊंचे चबूतरे में एक बौद्ध स्तूप है, मतलब बौद्ध जो है उनकी एक मूर्ति है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है पूरी तरीके से बिखर चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो जो चबूतरा, जिसको वहाँ का सबसे ऊंचा चबूतरा कहा गया, वो कुछ 25 फीट, मतलब जो 25 फीट की हाइट का है वो चबूतरा, जो सबसे ऊंचा चबूतरा कहा गया मोहनजोदड़ो में। और 26 सदी में, मतलब बहुत पुराने समय में, जब पहली बनी ईंटों के दम पर, मतलब सबसे पहली बार जब ईंटें बनाई गई थी उसके दम पर उसको स्तूप का आकार दिया गया। और जो है चबूतरे हैं उसमें बहुत सारे भिक्षुओं के भी कमरे, मतलब वैसे लोग जो भीख मांगते हैं उनके भी बहुत सारे कमरे बनाए गए। 1922 में राखाल दास बनर्जी, जो एक मनुष्य का नाम है, तो 1922 में राखाल दास बनर्जी, जो उन्हीं की तरह एक लेखक रहे होंगे, जो वहाँ पे चीज़ों की जानकारी के लिए आए होंगे, तो राखाल दास बनर्जी जब वहाँ पे आए थे तो उस समय उसी बौद्ध स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे वो। इसके गिद्र खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम, मतलब अनुभूति हुआ कि यहाँ ईर्ष्या पूर्व के निशान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे ये खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की धैर्य पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। तो जब 1922 में राखाल दास बनर्जी वहाँ पे आए थे तो उस समय उसी बौद्ध स्तूप की खोजबीन वो कर रहे थे, और इसी वजह से इस बौद्ध स्तूप को पाने के लिए वो वहाँ के आसपास जो इलाके थे उनमें खुदाई करना वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको ईसापूर्ण के भी निशान मिलते हैं। तो बोले गए एक मतलब निदेशक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल एक निदेशक का नाम था जिसके निर्देश पर वहाँ पे खुदाई जो है व्यापक रूप से उसकी अभियान चलाया गया, मतलब खुदाई व्यापक रूप से किया गया। धीमे धीमे जब खोज की गई तो लोगों को, जो वहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञ लोग थे, उनकी द्वारा खोज किए जाने पर पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता से वो परिचित हुए कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता का वो एक हिस्सा था, ये लोगों को पता चला। तो इस खोज की वजह से भारत ने मिस्र को और इराक, जिसका पुराना नाम है मेसोपोटामिया, तो मिस्र
और इराक, ये दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पता चला भारत को। तो उस समय दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने की वजह से भारत ने जो पुराने दावे किए थे वो सारे वैज्ञानिक रूप से जो है सही प्रमाणित हो गए। पर्यटक बांग्ले से एक सप्रील पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। ये शायद सबसे रोमांचक भी हो। ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास, कहानियाँ बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है। भले ही किसी जगह के बारे में हमें कितने पर सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्तचित्र देखे हो, देखना अपनी आँख से देखना है, बाकी सब आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताला। तो इसमें हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि हम लोग एक पगडंडी था, मतलब एक छोटा सा रास्ता था, उस पगडंडी को पार कर कर जब हम लोग इस बौद्ध स्तूप तक पहुंचते हैं तो पहली बार देखकर जो है हम लोग अपलक रह जाते हैं, मतलब भावचकित रह जाते हैं। उसको देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत थी वो। तो पहले ज़माने में भारत में उसको सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा जाता था। तो शायद ये सबसे ज़्यादा रोमांचक था, मतलब सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग था। तो वहाँ का ना आकाश बदला था और ना ही वहाँ का धरती। भले ही वहाँ की सभ्यता बदल चुकी थी, भले ही वहाँ का जो इतिहास और कहानियाँ थी वो सब बदल चुकी थी। तो उन सारे इलाकों में जो कहानियाँ थी, उनकी जो इतिहास थी वो भले ही बदल गई हो, सभ्यता भले ही बदल गई हो, पर जो धरती और जो बादल है, आकाश है, ये सब चीज़ तो एक ही है। वो सब बिल्कुल भी परिवर्तन उसमें कुछ नहीं हुआ। इस ठहरे हुए दृश्य में तो कहा गया कि ये जो दृश्य, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि नज़र मतलब जो है रुक गई हो, ये जो दृश्य है उसमें हज़ारों साल से ना जाने कितने, मतलब पहले से लेकर अभी तक के हज़ारों साल में ना जाने कितने सारे लोगों की धड़कन जो है बसी हुई है। मतलब लोग इसको देखकर बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्नता से भर जाते हैं। तो इसको देखकर सुना जा सकता है, इसे देखकर सुना जा सकता है। मतलब आप अगर इस जगह को आते हैं और इसमें जो स्तूप है इसको देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे ये पूरी जगह के इतिहास को बता रही है। तो ये बहुत ज़्यादा रोमांचक रहा होगा। भले किसी जगह के बारे में आपने कितना भी क्यों ना सुना हो, तो चाहे आप किसी भी जगह के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हो, उसके बारे में बहुत सारा पढ़ाई कर रखे हो, मतलब अगर आपने बहुत सारी पुस्तकें खरीदी हैं जिससे उस जगह के बारे में आपको पता लग सकता है, और उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रखी है, सुन रखी है, वहाँ की तस्वीरें भी आप देख चुके हैं, पर अपने आँखों से देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाकी सब तो आँख का झपकना है, मतलब आँख झपकते ही सब चला जाता है। तो जैसे कि यात्रा तो अपने पाँव से किया जाता है, बाकी सारी चीज़ तो कदम ताल है। मौसम जाड़ी का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। तो मौसम जो था उस समय जाड़ी का मौसम था, लेकिन उसकी वजह से भी